डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी हुआ है कक्षा 10वीं का 2022-23 उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सबको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसके दो गुणों को देखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण देखो। ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये रेखा जो होता है वक्र के जैसा होता है, ठीक है ना, लेकिन बंद वक्र होता है और ये उत्तर ध्रुव से होते हुए दक्षिण ध्रुव तक जाती है, जो चुंबक के भीतर से होते हुए फिर उत्तरी ध्रुव से उत्तर ध्रुव के जाती है। मतलब पहले उत्तर ध्रुव की तरफ से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएगा, दक्षिण ध्रुव से फिर उत्तर ध्रुव के आएगा। और ये जो होता है चुंबक का भीतर में ही होता है। हम लोग देखे होंगे कि मोटर का चुंबक जो होता है, मोटर के अंदर में जो चुंबक होता है उसी के अंदर में ये होता है, ठीक है ना, उसी के अंदर में। दूसरा है, चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबक रेखा जो होता है अंदर में, चुंबक क्षेत्र के अंदर में जो चुंबक रेखा होता है वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक है ना, वो वक्र रेखा घूर्णन करते हुए रहता है। वो हम लोग देखे होंगे, कॉइल जिसको बोलते हैं, मोटर के अंदर में रहता है वो वक्र रेखा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका एक चित्र बनाना है, ठीक है। देखिए वो चित्र यहाँ दिया हुआ है, एक स्वच्छ चित्र बनाना है। अगर वहाँ क्वेश्चन में इस तरह दिया जाए तो इसे एक नॉर्मल सा चित्र बनाना है, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तीसरा नंबर बोल रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। जितना भी धात्विक ऑक्साइड होता है अधिकतर से अधिकतर वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय और क्षार दोनों का लक्षण को दर्शाता है, ठीक है ना। अर्थात यह अम्ल और क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके, मतलब ये अम्ल और क्षार के साथ दोनों से अभिक्रिया जब करता है धात्विक ऑक्साइड, तो ये क्या होता है, अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, लवण और पानी बनाता है। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस तरह के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। जिंक, एल्युमिनियम, कांच और टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, ठीक है। चार नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त का नियम, इस नियम के अनुसार तत्वों को रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले ने आवर्त सारणी का आधुनिक दीर्घ रूप दिया जहां वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या थी। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को जो सजाया गया है वो मोसले ने क्या दिया है कि वर्गीकरण उसको किया कि किस आधार पर, परमाणु की संख्या के आधार पर। ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पित्त का क्या कार्य है। पित्त का क्या कार्य है। कार्य को देखते हैं। पित्त गहरे हरे या पीले रंग का द्रव है, गहरा हरा रंग का या पीले रंग का द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। पित्त जो होता है क्या करता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको पाचन में सहायक करता है, उसको पचाने में मदद करता है। यह कशेरुक प्राणियों के यकृत लीवर में बनता है। कहाँ बनता है ये, लीवर में। यकृत, यकृत मतलब लीवर। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पन्न होता है। मानव का शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पन्न होता है। मतलब यकृत जो उत्पन्न होता है कहाँ होता है, ये मानव के शरीर के यकृत में, ठीक है, जो पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। ये क्या होता है, कंटिन्यू, मतलब एकत्र होते रहता है। कहाँ, पित्ताशय में, ठीक है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं उसका उदाहरण भी देना है। खाद्य श्रृंखला का परिभाषा, खाद्य श्रृंखला जीवों का वह प्रक्रम है जिसके द्वारा एक परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला कहता है। खाद्य श्रृंखला मतलब जैसे एक नॉर्मल सा देखा जाए कि एक उदाहरण दिए हुए हैं, टिड्डा। टिड्डा किसको खा रहा है, पौधा। मेढक, मेढक
है। जैसे टिड्डा पौधे खाता है, मेढक ने टिड्डा को खाता है, सांप ने मेढक को खाता है, उल्लू ने सांप को खा लेता है। तो ये एक श्रृंखला है, ठीक है ना, इस तरह करके बढ़ते जाता है। तो उसी तरह इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। मतलब ए नंबर में हाइड्रा है और 2 में राइपोज है। मतलब इसमें जनन का विधि कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग को जानना है। सबसे पहले हम लोग ए नंबर में जो था उसके बारे में देखते हैं। हाइड्रा हाइड्रा एक अलैंगिक जनन है। क्या बोल रहा है हाइड्रा? इनमें प्रजनन की क्रिया जो होता है अलैंगिक जनन होता है तथा हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़े में विभक्त हो जाता है। मतलब अगर शरीर का उसका एक टुकड़ा भी टूटेगा तो वो एक अलैंगिक जनन बोलते हैं। उससे एक प्रत्येक भाग वृद्धि कर नई जीव का विकसित हो जाता है। अगर वो एक भाग भी अगर टूटता है तो वो एक विकसित होते होते हुए एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है ना। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन कहते हैं। इनके शरीर हैं में राइपोज। अलग से राइपोज जो होता है, मूलोत्सर्जक प्रणाली राइपोज में नहीं अलैंगिक जनन होता है, अनुकूल ठीक परिस्थितियों है। में ये अचल अलैंगिक बीजाणु जनन द्वारा होता है। ये अलैंगिक जनन करता है लेकिन अनुकूल परिस्थिति में और अचल बीजाणुओं द्वारा ही होता है। बीजाणु धारणीधर के विकास के समय कुछ कवक तंतु वायवीय होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तथा इनके आगे का सारा अधिक जीवद्रव्य एकत्रित होने के कारण फूल जाता है। तो ये राइपोज भी जो होता है ये भी अलैंगिक जनन है और इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे। इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु अधिक दूरी रखी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्थात नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर ना होकर कम दूरी पर आ जाता है। नेत्र का अनंत बिंदु कहाँ दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत होता है। तो ये अनंत में नहीं होकर क्या होता है उससे कम हो जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर का रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष आमतौर पर आंख के गोल होने के बजाय बहुत लंबा या अंडाकार आकार का होने के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण उपयुक्त फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मे के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण के सामने 27 डिग्री सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। तो प्रतिबिंब का स्थिति निकालना है, प्रकृति निकालना है और साइज भी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? साइज भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फोकस दूरी कितना दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर। बीम का ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बीम को दर्पण से दूरी कितना दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब का दूरी हम क्या मान लिए भी। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये होता है दर्पण का फॉर्मूला, ठीक है। 1/-18 1/v प्लस 1/। आप लोग बोलेंगे कि -18 और -27 कैसे हुआ। तो अवतल दर्पण का एफ सी दर्पण के सामने इधर माइनस होता है, ठीक है। दर्पण के सामने माइनस होता है। तो 1/v 1/18 और ये -27 था, ये गया 18 की तरह तो प्लस हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 54। 18 और 27 का एलसीएम 54। 18 18 या 54, 3 को गुना करेंगे 1 से -3, 27 दूना 54, 27 दूना 54 तो 2, 3 में 2 गया 1, 1/54। तो भी बराबर निकल गया 54/1 मतलब प्रतिबिंब का दूरी 54, ठीक है। ये गलत है, इसको नहीं देखना है। बस हम लोग का यहाँ पर भी निकल गया यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है, हम लोग को दिया हुआ है बीम की ऊंचाई, क्या दिया है बीम की लंबाई। तो हम लोग प्रतिबिंब का भी लंबाई देखना है। क्या देखना है? प्रतिबिंब का लंबाई। m बराबर h' माइनस भी बाई यू। तो हम लोग को h' और h का मान दिया है हम लोग के पास 7, ठीक है।
और माइनस भी का मान हम लोग निकालें 54 और यू का मान दिया हुआ था 27। कितना दिया हुआ था 27। 27 दूना 54, 2 बच गया तो एच डैश बराबर -2 गुना 7। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई निकल गया -14। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है कैसे। संयोजन अभिक्रिया वियोजन का विपरीत है कैसे, उदाहरण से समझाएं इसको। तो वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकारक टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वो वियोजन अभिक्रिया बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर CaCO3 है, क्या है CaCO3, और ये क्या करता है, जब उसमें ऊष्मा करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, मतलब एकल, ये क्या है, एकल अभिक्रिया है और ये टूट के अलग अलग हो रहा है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और उसी तरह संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या करता है, 2 से 2 अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। तो मतलब इसमें देखते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे कि एकल अभिकारक क्या करता है, टूट के अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अलग अलग को 2 से या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया से विपरीत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूरी किया गया। मेंडलीव आवर्त सारणी का कमी क्या था और उसका कैसे दूर किया, ठीक है ना, उसको देखेंगे हम लोग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न कमियां थी, मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां थी, हाइड्रोजन का जो स्थान वो निश्चित नहीं है, ठीक है ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, समस्थानिकों के लिए कोई भी स्थान नियत नहीं है, समस्थानिक के लिए कोई नियत स्थान नहीं है। तीसरा, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया, बहुत सारा तत्व ऐसा था जिसका गुण समान था लेकिन उसको अलग अलग वर्ग में रखा, भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया था, ये उनकी कमियां थी। अधिक भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया, जिसका भार अधिक था उसको बाद में, और जिसका हल्का था जिसका कम था उसको पहले रखा गया था। लेंथोनाइडो व एक्टिनाइडो का कोई स्थान नहीं है, लेंथोनाइडो और एक्टिनाइडो तत्व जो है उसका कोई स्थान नहीं था, ठीक है, ये उसका कमी थे। आगे देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु संख्या के सिद्धांत पर आधारित थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो था परमाणु द्रव्यमान के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर, किस पर, परमाणु संख्या पर आधारित है, और उसका परमाणु द्रव्यमान पर था, किसका, मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान पर, और मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इस सारणी का द्वारा मेंडलीव की सारणी की दोषों को दूरी किया गया, देखो क्या क्या दोष था जिसको हम लोग दूरी किए। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी समस्थानिक को एक स्थान दिया गया, जितना भी समस्थानिक का वर्ग का था सबको एक स्थान दिया गया, क्योंकि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या तो सदा समान होती है, प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, सदा समान होती है, इसलिए परमाणु संख्या भी एक समान होती है, आर्गन तथा पोटेशियम की परमाणु संख्या क्रमशः 18 और 19 है। तत्वों की बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित करने पर आर्गन पहले आ जाता है, क्या होता है, आर्गन पहले आ जाता है और पोटेशियम का स्थान पीछे रह जाता है, जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान उसके विपरीत है। नई आवर्त सारणी ने इस दोष को दूर किया, उसका परमाणु संख्या जो था आगे पीछे जो हो रहा था ये 18 और 19, तो ये क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी में, नई आवर्त सारणी में क्या हुआ, इस दोष को दूर किया, ठीक है। तत्वों, उत्कृष्ट गैसों और संक्रमण तत्वों की स्पष्ट रूप से अलग अलग किया, जितना भी तत्व था उसमें उत्कृष्ट गैस था और संक्रमण तत्व जो था, संक्रमण बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला तत्व था, सबको अलग अलग रखा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, आधुनिक आवर्त सारणी दिखाता है कि स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तत्वों का गुण जो होता है वो पुनरावृत्ति क्यों होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। कार्बन के अधिक, कैंसर को देखते हैं हम लोग। कार्बन में श्रृंखला स्वतः जुड़ने, कार्बन परमाणु में श्रृंखलन, किसका, श्रृंखलन का विशिष्ट गुण पाया जाता है। ये श्रृंखलन विशिष्ट गुण, श्रृंखल का मतलब स्वतः जुड़ने, ठीक है, श्रृंखल का मतलब स्वतः जुड़ने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। अतः इसके द्वारा बनाए गए यौगिक की संख्या सर्वाधिक होती है। इसके द्वारा बनाए गए संख्या सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण ये कहाँ होता है, ध्यान दो। दोहरा परिसंचरण रक्त का एक चक्र, दोहरा परिसंचरण रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय में गुजरना, पहली बार शरीर का, 2 बार गुजरना, पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर, ध्यान दो, रक्त में जितना भी हम लोग का ऑक्सीजन होता है वो पूरा शरीर में जाता है, और शरीर में जितना भी ऑक्सीजनित मतलब अशुद्ध रुधिर को कहाँ लाके छोड़ता है, हृदय में, हृदय के दाहिना आलिंद में, कहाँ, दाहिना आलिंद में एकत्रित होकर दाहिना नीले में होता है। दाहिना आलिंद के बाद कहाँ जाता है, दाहिना नीले में जाता है, होते हुए फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है उसके बाद, दाहिना नीले होते हुए दाहिना नीले में होते हुए फेफड़ों में जाता है। तथा दूसरा बार क्या होता है, बाएं आलिंद से, दूसरी बार बाएं आलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं द्वारा, फेफड़ा से फुफ्फुस का सिरा के द्वारा फुफ्फुस सिराओं द्वारा एकत्र होकर शुद्ध रुधिर, मतलब जो फेफड़ा में हम लोग श्वास लेते हैं, जो हम लोग का फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन जाता है, वहाँ से शुद्ध रुधिर जो क्या करता है, फुफ्फुस से फेफड़ा का दायां आलिंद में आता है। कहाँ, बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है, और एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा, शुद्ध रुधिर क्या करता है, महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप कर दिया जाता है। पूरा शरीर में क्या करता है, पंप कर देता है। इस प्रकार रक्त का परिभ्रमण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब शरीर में एक बार आता है, शरीर में पूरा गया, रक्त रुधिर से पंप किया, हमारे हृदय में पंप किया तो पूरा शरीर में चला गया। कौन सा रक्त पंप किया, शुद्ध रक्त को पंप किया। शुद्ध रक्त हमारे शरीर में गया और वे अशुद्ध होकर फिर से आया मेरे हृदय में, और हृदय क्या किया, फुफ्फुस को पहुंचा दिया, फुफ्फुस बाहर निकाला उसको, और फिर से वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हुए फिर शरीर में पंप करता है। तो ये 2 बार घटना करता है, ठीक है ना। इस प्रकार को हम लोग को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इस प्रकार का मनुष्य में पाया जाता है। इस प्रकार का परिसंचरण जो होता है वो मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम और ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ऊर्जा का स्रोत में हम और सौर ऊर्जा का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं जब हम सौर उष्मा से जल गर्म करते हैं। जब हम लोग सौर उष्मा से जब जल गर्म करते हैं तो उच्च आवश्यकता वाले समय बिजली की बचत होती है। जब बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उस समय क्या होता है, बिजली की बचत होती है, ठीक है ना। 1000 लीटर क्षमता के 1000 घरेलू 100 लीटर क्षमता वाले 100 लीटर वाले क्षमता की 1000 घरेलू और जल उष्मकों से 1 मेगावाट बिजली की बचत हो सकती है। कितना बिजली का, 1 मेगावाट का बिजली बचत। साथ ही 100 लीटर की क्षमता के 1 सौर उष्मा से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रतिशत 1.5 टन की कमी होगी। समझ में आ रहा है। ये हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग इस तरह से करना चाहिए। सेक्शन सी, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी चालक का 15 नंबर का क्वेश्चन ए में बोल रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है निम्नलिखित पर निर्भर करता है। क्या क्या देखते हैं, तार की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ देखिए समानुपाती होता है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है ये, यहाँ तार की लंबाई किसी प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक की प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, उसका उल्टा। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए कुल प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त करना है, ठीक है।
2 ओम 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध संयोजन का पारस्परिक कुल प्रतिरोध 1 प्राप्त करने के लिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध संयोजन करना होगा। इसलिए पारस्परिक में कुल परिणाम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हम लोग को पारस्परिक में संयोजन करना होगा, तब हम लोग का 1 ओम प्राप्त होगा कुल प्रतिरोध, जहाँ R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम। इसलिए 1/R1 बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 2 3 6 का एलसीएम 6, 2 तिया 6 3, 3 दूना 6 2, 6 एकम 6 1, 6 और 6, तो R बराबर कितना निकल गया, ये और ये कटा तो 1, कितना निकल गया 1 ओम। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी का 2 नंबर, उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी का 2 नंबर बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। सॉरी 2 नंबर तो बना लिए, 1 नंबर बनाइएगा अपने से, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह होगा, आसान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिवर्ती धारा, डायनेमो की बनावट और उसका कार्य को वर्णन करेंगे, ठीक है, कैसे ये काम करता है डायनेमो के बारे में। तो देखिए डायनेमो क्या है, विद्युत जनित्र, डायनेमो मतलब विद्युत जनित्र, ठीक है ना, हम लोग डायनेमो को विद्युत जनित्र बोलते हैं। एक ऐसी युक्ति है, डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना, हम लोग उसको डायनेमो बोलते हैं। इसका सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है, इसका सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है, इसका सिद्धांत, यह एक विद्युत सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसमें, चुंबक के क्षेत्र में, तो चुंबक के फलस लगातार परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कौन सा धारा उत्पन्न है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत किसी लगातार किसी कुंडली के चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाए तो फलस का लगातार परिवर्तन के कारण, यहाँ देखो, यहाँ चित्र में देखो, चित्र में दिया हुआ है ना कि ये एक कुंडली है, इस कुंडली में चुंबक के क्षेत्र बन रहा है, किसका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चित्र है, इसमें चुंबक लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, कुंडली को लगातार घुमाने से चुंबक के फलस में लगातार परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, इसी सिद्धांत में कार्य करता है। इसका बनावट को देखते हैं, इसका बनावट करते हैं। इसमें विद्युत रोधी तांबे की कुंडली, जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, घर में मोटर पंखा होगा उसमें देखना कॉइल, ठीक है ना, बहुत सारा नर्म लोहे की रॉड पर लिपटी रहती है, किसमें लिपटा होता है, रॉड पर, उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर कहा जाता है। इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक, मतलब बहुत सारा उसके अंदर में चुंबक लगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिस क्षेत्र में चुंबक फील्ड मैनेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड मैग्नेट चुंबक, फील्ड मैग्नेट कहते हैं, कि ध्रुवों के बीच स्थिर चुंबक क्षेत्र तेजी से घुमाया जाता है, बहुत तेज से घुमाते हैं, ठीक है ना, तो ये विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसका क्रियाविधि को देखते हैं, डायनामो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फ्राइडे के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, फ्राइडे के नियम के अनुसार, उसमें क्या होता है, बहुत सारा तार का कुंडली जो होता है उसके अंदर में चुंबक के क्षेत्र के अंदर में यांत्रिक घूर्णन, मतलब उसको पूरा स्पीड से घुमा दिया जाता है, जैसे जनरेटर कैसे घुमाता है ना, उसके बाद में उसमें करंट का उत्पन्न होता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा है, फ्राइडे के नियम के अनुसार घुमाता है उसको, तो दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। डायनामो में एक स्थिर संरचना होती है जिसे स्टेटर कहा जाता है, जो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध कराती है, ठीक है, यह है इसका क्रियाविधि। पूरा निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें, पहला क्वेश्चन है N2 प्लस H2, ये क्या बना रहा है, NH3, क्या बना रहा है, NH3, तो इसको हम लोग को संतुलित करना है। N2 प्लस H2, देखो हमको संतुलित करना है, तो यहाँ N2 है, ठीक है, यहाँ पर N2 है, यहाँ N1 है, तो N के आगे में हम लोग क्या लगा दिए 2, तो 2N हो गया, ठीक है, 2N हो गया, और H3 था तो यहाँ पर H2 था। अगर हम आगे यहाँ 2 लगा रहे हैं, आगे अगर हम लोग 2 लगा रहे हैं, NH3 के आगे अगर हम लोग 2 लगा रहे हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो आगे 3 लगा दिए,
पहले से 2 था, आगे 3 लगा दिए तो कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर भी 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन और यहाँ भी 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया। Fe और H2O, Fe और H2O, F3O4 प्लस H2, तो इसको संतुलित करेंगे। Fe3 है तो आगे 3 लगाएं। 4H, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, तो आगे अगर हम लोग 4 लगा दिए तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो यहाँ आगे ऑक्सीजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन आगे 4 लगाया तो 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया, तो हम लोग को भी यहाँ 8 करना होगा, तो आगे 4 लगा दिया तो 8 हो गया। ठीक है, NaCl और AgNO3, Na से सोडियम क्लोराइड और AgNO3, ये जब अभिक्रिया करा तो NaCl AgCl में और Na और NO3 बनाया, तो इसको संतुलित करना है। तो इधर हम लोग देख रहे हैं सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, क्लोरीन 1, यहाँ भी क्लोरीन 1, Ag भी 1, Ag 1 और NO3, यहाँ भी NO3। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा समीकरण क्या है, संतुलित है। आगे देखते हैं हम लोग, H2 हाइड्रोजन और Cl2, तो क्या बना दिया, HCl, क्या बना दिया, HCl बना दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 है, हम लोग देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर HCl के सामने क्या कर दिया हम, 2 लगा दिया आगे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ये संतुलित हो गया। ई नंबर में बोल रहा है Mg और HCl, तो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो आगे 2 लगाए तो हाइड्रोजन 2 हो गया और ये 2 की वजह से Cl भी 2 है, तो यहाँ पर भी Cl 2 है, तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, 18 में बोल रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, वो भी नामांकित, ठीक है ना, नामांकित के साथ नेम भी होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है जो सबका नाम के साथ दिया हुआ है, जीवा हो गया, मुख हो गया, ग्रासिका हो गया, ठीक है, सबका नाम दिया हुआ है, डायफ्राम दिया हुआ है, पीत का भंडार दिया हुआ है, पीतनली दिया हुआ है, यकृत दिया हुआ है, अग्नाशय दिया हुआ है, सब चित्र में नाम लिखा हुआ है, कौन सा कहाँ है, ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम सब याद कर लीजिए, इस तरह चित्र बनाना है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है ना, मतलब नामांकन किया हुआ, पाचन तंत्र का चित्र रहेगा और नामांकित किया हुआ। तो ये है मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, चित्र के साथ नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये पाचन तंत्र का है, सबका नाम सहित है, तो इसको ध्यान से देखना है। पीतनली, यकृत, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदंत्र, क्लोन जिसको बोलते हैं, या गुदा द्वार, सब नेम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये चित्र को ध्यान से देख लो। इस तरह का चित्र अगर बनाने बोले तो वहाँ पर आसानी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है मानव के बच्चे में लिंग धारण को समझाएं। मानव का जो बच्चा होता है उसका लिंग धारण कैसे होता है, कि बच्चा अगर लड़का होगा तो वो लड़का होगा, कहने का मतलब अगर बच्चा जन्म जो होगा वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, उसका लिंग को निर्धारण करना है, ये कैसे होता है, इसको समझाने बोला है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है। देखिए, निषेचन क्रिया में यदि पुरुष, निषेचन क्रिया जब निषेचन होता है, यदि पुरुष का एक्स लिंग गुणसूत्र सूत्र स्त्री में, स्त्री के एक्स, अगर निषेचन जब हो रहा है उस समय पुरुष से एक्स, क्या पुरुष से एक्स और स्त्री से भी एक्स, दोनों से अगर एक्स आ रहा है, दोनों से क्या आ रहा है, अगर एक्स आ रहा है, तो एक्स जब होता है तो ये होता है गर्ल। ठीक है, तो इससे एक्स जोड़ा बनेगा, क्या क्या जोड़ा बनेगा, एक्स और एक्स जोड़ा बनेगा। ठीक है ना, तो अतः संतान में लड़की के रूप में होगी, लेकिन ये होगा लड़की के रूप में। ठीक है, और ध्यान दीजिए दूसरा नंबर, लेकिन जब पुरुष से क्या आएगा, अगर वाई, गुणसूत्र से अगर वाई आया और स्त्री से क्या आया, एक्स, अगर दोनों मिल गया,
दोनों मिलकर निषेचन हुआ तो इस समय क्या होगा, बॉय। ठीक है ना, जिसका चित्र में नीचे बहुत अच्छा से समझा दिया गया है। ठीक है, नीचे बहुत अच्छा से समझाया, ध्यान दीजिए। मादा से तो मादा में एक्स एक्स होता है तो एक्स, और नर में एक्स वाई। ठीक है, देखिए एक्स और एक्स, अगर मान लीजिए सबसे पहले इससे एक्स आया और यहाँ से एक्स आया तो क्या बन गया, एक्स एक्स। और इस समय क्या बन गया, यहाँ पर यहाँ क्या बन गया, देखिए 2 बार एक्स आया तो क्या बन गया, गर्ल, मतलब लड़की। ठीक है, लड़की। फिर दूसरा समझिए, अगर मादा से एक्स आया, क्या आया, और नर से वाई आया तो क्या हो गया, एक्स वाई। ठीक है, तो क्या हो गया, लड़का। क्या हो गया, लड़का। तो धन्यवाद सभी को, और अच्छे से पढ़िए, अच्छा से ध्यान दीजिए परीक्षा को। जितने भी 10वीं के सभी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करें, अच्छा नंबर लाएं। अच्छा नंबर लाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है, गांव समाज में अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो धन्यवाद, और इसी तरह बढ़िया से तैयारी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।